हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक आइडिया लिया था अबाउट चार्ज की हिस्ट्री पढ़ी थी हम लोगों ने, स्टैटिक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा गया था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस को डिस्कस किया गया था और पोलैरिटी उनकी डिस्कस की गई थी। साथ में हम लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था जो कि बेसिकली चार्ज को डिटेक्ट करने के काम आता है। और फिर हम लोगों ने मटेरियल के बारे में बात की थी, उनका बिहेवियर देखा था कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन चीजों को। आज की क्लास में हम मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ए फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर हम लोग इसे क्वांटिफाई करवाएंगे कि कैसी होती है ये। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उन सब के बारे में बात की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये आइडिया लगाया था कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं, रबिंग में आती हैं, तो उनमें क्या होता है, हीट रिलीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, जिससे एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाती है पॉजिटिवली तो दूसरी निगेटिवली चार्ज होती है। निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, इनके बारे में बात की गई थी कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से ऐसा हो पाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में लिया गया था कि एक सिल्क क्लॉथ के साथ में ग्लास रॉड को रब किया गया, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज गया, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया। यहां पर ये याद रखेंगे जब भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो यहां पर जो चार्ज डेवलप होते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कांटेक्ट में आती हैं रबिंग में, उन पर जो चार्जेस बनते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हैं, लेकिन उनकी जो पोलैरिटी होती है या नेचर जो होता है वो अपोजिट नेचर होता है। तो यहां पर हम लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो मेथड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से ये चार्जेस एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर हुए हैं। ग्लास रॉड कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखती थी तो इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों को लूज किया है, और सिल्क क्लॉथ की एफिनिटी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, जिससे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। अब अगर इनके बारे में बात करें कि जब भी फ्रिक्शन के बारे में बात की जाएगी तो एटलीस्ट कम से कम एक ऑब्जेक्ट का इंसुलेटर होना कंपलसरी है। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर मान लेते हैं कि एक ग्लास रॉड है, उसको हम रब करते हैं सिल्क के साथ और उसको हाथ में पकड़े हुए हैं, कंडक्टर है। यहां पर जब भी हम बात कर रहे होंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, अगर मान लेते हैं कोई कंडक्टिंग रॉड है, उसको हम रब करते हैं किसी सिल्क क्लॉथ के साथ, तो सिल्क क्लॉथ के साथ जब हम उसे रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिफरेंस की वजह से। लेकिन अगर मान लेते हैं कि चार्ज जो रॉड है, रॉड में इलेक्ट्रॉन आए, वो रॉड में इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी से होकर के ग्राउंड में बाद में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं हो पाती हैं। अगर हम उसके हैंडल को इंसुलेटिंग बना करके फिर रब करें तो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाती है। तो यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि जब भी हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट का इंसुलेटिंग होना कंपलसरी है। यहां पर पॉइंट याद रखेंगे कि जब भी यह मेथड यूज किया जाएगा इंसुलेटर्स के लिए होगा, कंडक्टर्स के लिए नहीं होगा। इस मेथड में जो बॉडी कांटेक्ट में आती है, रबिंग में आती है, दोनों की दोनों चार्ज हो जाती हैं और उन पर जो नेचर होता है चार्जेस का वो अपोजिट होता है। तो ध्यान ये रखेंगे, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में या चार्जिंग बाय रबिंग में दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज होती हैं, दोनों के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हैं, लेकिन उनकी जो पोलैरिटी होती है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी भी यहां देख सकते हैं ओवरऑल चार्ज जो है वो कंजर्व है। आगे हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहला था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसके बारे में बात की गई। दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्टर्स के लिए यूज की जाती है और इसके प्रोसेस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक न्यूट्रल स्फीयर कंसीडर किया गया, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्फीयर है, बेसिकली ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर है, इसको लाया गया। और दूसरा यहां पर एक है जो चार्ज है पहले से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आगे हम लोग जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंडक्टर की तो वहां पर देखेंगे कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसकी सरफेस पर रिसाइड करता है। अब इसमें क्या हुआ कि ये इनको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा गया, या ऐसे ही पहले ये ऐसा था, दोबारा बाद में ऐसा हुआ।
तो इसके ऊपर चार्ज है, वो चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली जैसा भी होगा। और फिर यहां पर दूसरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इसके ऊपर कोई चार्ज का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा भी था कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर सेम। तो अगर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर सेम होंगे तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इसके साथ में हमें कॉन्टैक्ट में लेकर के आना है। कॉन्टैक्ट में लाने का मतलब इन दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आए या फिर इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें। तो अब क्या होगा, इनिशियल कंडीशन ये पहले थी, अब बाद में क्या होगा, अगर इनको हम एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में लेकर के आते हैं, ये है, दूसरा ये होगा, ऐसा हुआ। अब इनको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ये जो चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ। तो यहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था इसकी सरफेस के ऊपर, अब पॉजिटिव सरफेस इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। रीजन क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो हम जानते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होंगे, इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर चले आएंगे जिससे इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ कम हो जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद में अगर हम इनको अलग कर देते हैं, अगर इनको अलग कर दिया जाए, अब ये हो गई, ये दूसरी हो गई। इनको अगर हम नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं ये ए बॉल ए है, बी है, यहां पर ये ए है, ये बी है, अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब फाइनली जब इनको अलग किया गया तो इन दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो याद रखेंगे जब भी चार्जिंग बाय कंडक्शन की जाएगी तो इनका कांटेक्ट में आना कंपलसरी है, कांटेक्ट में जरूर आएंगे। और कांटेक्ट में आने पर जिस चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएंगे उसके ऊपर जैसा नेचर ऑफ चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज उस पर भी प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थी, ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज था, तो यहां पर जो ए ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थी वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये आइडेंटिकल हैं, इफ दीज बॉल्स आर आइडेंटिकल, अगर ये बॉल आइडेंटिकल होंगी तो इनके ऊपर जो चार्जेस होंगे, लेट सपोज इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं क्यू है, अभी हम देखेंगे आगे कि इसे क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर ये चार्ज इसके ऊपर क्यू है तो इनके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्यू बाई टू और ये क्यू बाई टू। ध्यान ये रखेंगे, अगर ये नहीं होंगे आइडेंटिकल तो इसके बारे में जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे तो उसके बिहाफ पर देखेंगे कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि अगर ये आइडेंटिकल है, अगर कांटेक्ट में आती हैं तो चार्ज जो होता है वो आधा आधा हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ध्यान ये रखेंगे कि इफ दीज बॉल्स आर आइडेंटिकल देन चार्ज ऑन ईच बॉल आफ्टर contact will be सेम। अगर ये दोनों के दोनों बॉल आइडेंटिकल होंगी तो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा कांटेक्ट आफ्टर कांटेक्ट वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रखेगा, पोलैरिटी भी सेम रखेगा, इसलिए सेम लिख दिया गया। ठीक है, अगर इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस मेथड से केवल कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। रीजन ये होता है कि यहां पर जब हम लोग इनको कांटेक्ट में लेकर के आए तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू होगा। हम लोगों को यह पता है कि कंडक्टर की सरफेस के ऊपर चार्ज हमेशा रहता है, तो अगर कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज रहेगा तो वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा पूरी सरफेस के ऊपर। अब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो यहां पर कंडक्टर है, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये कंडक्टर है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक ए से लेकर के बी की तरफ, तो ए से बी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे उनकी वजह से क्या होगा, यहां पर ये सरफेस के ऊपर पूरी तरह से फैलना चाहेंगे। तो जो सरफेस के ऊपर पूरी तरह से फैलेंगे उसके लिए क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए बॉडी। कंडक्टिंग बॉडी में ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो चार्ज होता है यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर है नेचर ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टिंग या फिर कंडक्टर विल बी सेम एज दैट ऑफ चार्जिंग रॉड। जो भी यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं बॉडी, चार्ज बॉडी, उसके ऊपर जैसा चार्ज होगा
सेम पोलैरिटी रखने वाला चार्ज यहां पर बनेगा। अगर पॉजिटिव यूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर नेगेटिव यूज करेंगे तो नेगेटिव बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आइडेंटिकल होंगी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, अगर नहीं होंगी तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके बारे में हम लोग पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बात किया जाए, ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं। यहां पर उनका फिजिकल कांटेक्ट में आना कंपलसरी नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट है उनको हम चार्ज करना चाहते हैं तो उनका फिजिकल कांटेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। जबकि यहां पर हम लोगों ने देखा यहां पर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, यहां पर भी फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन जिसमें हमें फिजिकल कांटेक्ट की कोई नीड नहीं होती दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर सारे स्टेप को एक साथ कंबाइन करेंगे। पहला स्टेप है ब्रिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू बट नॉट टचिंग द कंडक्टर। कह रहे हैं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट को हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर के आते हैं लेकिन उसे टच नहीं करवाते हैं। चार्ज ऑन द कंडक्टर शिफ्ट इन रिस्पॉन्स टू द नियर चार्ज ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसे समझते हैं। यहां पर हम लोगों ने एक स्फेयर कंसीडर किया, ये एक स्फेयर है, यहां पर एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है, ये नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है या फिर कह सकते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए न्यूट्रल है। यहां पर एक रॉड लेकर के आ रहे हैं हम लोग, टच नहीं करवाना है, रॉड लेकर के आई गई। रॉड के ऊपर मान लेते हैं पोलैरिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे, मतलब निगेटिव का जो अमाउंट होगा चार्ज का वो पॉजिटिव के चार्ज के अमाउंट के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर के हम आए हैं ये क्या करेगी, इसके निगेटिव के ऊपर फोर्स लगाएगी और निगेटिव इस साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो निगेटिव इस साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव दूसरी साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उन पर रिपल्सन लगेगा, तो पॉजिटिव दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव निगेटिव बन क्यों रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से बन रहे हैं। ये जो चार्ज रॉड है, ये कोई रॉड है, चार्ज रॉड है, जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होने से यहां पर एक्सेस बढ़ जाएगा निगेटिव चार्ज का। यहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं लेफ्ट साइड में तो यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, इसको देखा भी था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में। तो यही पहला पॉइंट लिखा है कि ब्रिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट, एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ में लेकर के आते हैं हम, लेकिन टच नहीं हो रही है। चार्ज ऑन द कंडक्टर शिफ्ट इन रिस्पॉन्स टू द नियर चार्ज ऑब्जेक्ट। जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट हम लेकर के आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में इसमें क्या होता है, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो पोलराइज हो गया, ये इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस अलग अलग बन गए। अब इसे हम काट दें या फिर आगे देखते हैं, यहां से कट भी कर दिया जाए तो भी पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट ऐसे समझते हैं कि कनेक्ट द ग्राउंड कंडक्टर जो भी है, यहां पर जो पहला कंडक्टर बना हुआ है ये कंडक्टर है हमारे पास, इसको कह रहे हैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। ग्राउंड इज बेसिकली ए चार्ज रिसीवर, एनीथिंग दैट कैन गिव अप टू और रिसीव चार्ज विदाउट नथिंग द चेंज। कह रहे हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो वो अर्थ से फ्लो करेंगे कंडक्टर की तरफ या कंडक्टर से अर्थ की तरफ फ्लो करेंगे। अब इसके बिहाफ पर अगर हम यहां से देखें तो जो फिगर बना है, अब इस फिगर को लेकर चलते हैं, इसका एक साइड कर देते हैं ग्राउंड। तो अगर हम एक इसका साइड ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा इसके साथ, देखें यहां पर ये कंडक्टर था हमारे पास, ठीक है, ये चार्ज रॉड थी, पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ठीक है, ये यहां पर इंसुलेटिंग स्टैंड लगा हुआ था। इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसमें वो ग्राउंड में न चले जाएं रिपल्सन की वजह से, इसलिए। अब क्या हुआ, यहां पर जो चार्जेस बने थे वो कैसे थे, तो इधर निगेटिव चार्ज था, इधर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इधर पॉजिटिव चार्ज था। प्रीवियस फिगर यही था। अब क्या करना है, इसको ग्राउंड कर देना है। इसको ग्राउंड कर देते हैं तो इधर की पोलैरिटी हम लोगों ने ग्राउंड कर दी।
ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करना क्या मतलब है, एक तरह का कंडक्शन होता है। रीजन क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना है ना, तो पॉजिटिव चार्ज बना मतलब यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस तरह से और जाकर के इधर वाले पोर्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब रीजन ये भी है कि इधर जो एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो यहां पर ग्राउंड में क्यों नहीं जा सकते, उनके पीछे रीजन ये है कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने उसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रखा, तो अगर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो वो ग्राउंड में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दूसरी साइड होगी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसे न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट का मीनिंग ये है। तो अर्थिंग इज अ कंडक्शन, वहां पर कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन मूव करके ग्राउंड में भी जा सकते हैं या ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्टर की तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या करना है, तो अगला पॉइंट है यहां पर रिमूव द ग्राउंड कनेक्शन, ग्राउंड कनेक्शन को रिमूव कर देते हैं। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गेट बैक टू वेयर दे आर कम फ्रॉम, कह रहे हैं कि ग्राउंड के कनेक्शन को हटा देते हैं, तो ग्राउंड के कनेक्शन को हटा दें हम तो क्या होगा, तो अब तक का फिगर ऐसा बन चुका है, यहां पर ये इंसुलेटिंग स्टैंड था ऐसा, अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज थे, इसके ऊपर इधर क्या था, निगेटिव चार्ज था। ठीक है, और इधर ग्राउंड किया, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉनों ने न्यूट्रलाइज कर दिया पॉजिटिव चार्ज को, तो ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर पूरा फैल जाएगा। और यहां पर क्या है, अभी भी रॉड है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, ये ऐसा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो आए थे उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया इधर के पॉजिटिव चार्ज को, अब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज इसके ऊपर पूरा फैल गया। ठीक है, यहां पर इधर साइड में अभी भी ज्यादा होगा क्योंकि इधर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा, तो अब तक का ये बना। अगर हम फोर्थ पॉइंट में क्या करें, इस रॉड को भी हटा देते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या करते हैं, रिमूव द चार्ज ऑब्जेक्ट, जो भी रॉड लेकर के आए थे उसे रिमूव कर देते हैं। द नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अभी हम लोगों ने देखा था कंडक्टर की सरफेस के ऊपर चार्ज हमेशा रहता है, तो अब क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट को भी हम हटा देते हैं। तो अगर चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये हमारे पास था कंडक्टर, ये लगा हुआ था इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, ये ऐसा था, तो अब निगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो निगेटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि जो रॉड लेकर के आई जा रही है, यहां पर जो रॉड हम लोग लेकर के आए हैं, देखते हैं, ये देखते हैं, यहां पर जो रॉड लेकर के आई जा रही वो रॉड कैसी है, तो रॉड है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, लेकिन यहां पर जो हम लोग फाइनल चार्ज ऑब्जेक्ट मिल रही है, जो स्फेयर मिल रहा, कंडक्टिंग स्फेयर मिल रहा, वो तो नेगेटिव चार्ज हुआ। तो यहां पर ध्यान ये रखेंगे कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर के आएंगे इंडक्शन में, तो ऑब्जेक्ट या फिर जो कंडक्टर होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर इसके अपोजिट पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट अगर लेकर के आएंगे तो पोलैरिटी क्या बनेगी, सामने प्लस बनेगा, माइनस न्यूट्रल होगा तो प्लस बन जाएगा ये। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को एक साथ हम लोग कंबाइन करें तो कैसे देख सकते हैं, अब की बार हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, इसको यहां पर हम लोगों ने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, यहां पर एक रॉड लेकर के आई जा रही है, वो रॉड कैसी है, तो ये रॉड है निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, अगर निगेटिवली चार्ज होगा तो अभी हमने पहले पॉइंट में देखा था, इसमें जो प्लस माइनस होंगे बराबर होंगे, लेकिन इस निगेटिव की वजह से पॉजिटिव या फिर कह सकते फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस साइड में निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा होगा, पोलराइज हो गया। फिर उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर फर्स्ट ओवर हुआ। सेकंड स्टेप जो हम लोगों ने अभी देखा, अब क्या करना है, इसे ग्राउंड करना है, तो इसे ग्राउंड कर देते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये ऐसा बन गया। अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज थे वो लेफ्ट साइड थे, निगेटिव चार्ज इधर थे, तो निगेटिव चार्ज ये हो गए और इधर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज बना दिया गया। ठीक है, अभी भी चार्ज जो ऑब्जेक्ट है वो सामने रखी गई है, इसको हटाया नहीं गया है, निगेटिव चार्ज है, ये ऐसा हुआ। ठीक है,
अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट था इसे ग्राउंड कर देना, तो इसे ग्राउंड कर देते हैं। तो यहां पर हम इसे ग्राउंड कर देंगे, ये ग्राउंड कर दिया गया। तो जब हम इसे ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर रिपल्सन का फोर्स लगा रही है रॉड, तो रिपल्सन का फोर्स कम करने के लिए वो क्या करेंगे, ग्राउंड की तरफ जाएंगे। तो अगर यहां से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, वो ग्राउंड में चले जाएंगे। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे रिपल्सन की वजह से ग्राउंड में जाएंगे, तो ग्राउंड में जाने का सीधा ये मतलब होता है कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया तो अब क्या करना है हमें, अब ग्राउंड कनेक्शन को हटा देना है। तो अगला पॉइंट है ग्राउंड कनेक्शन को रिमूव कर दो। तो ग्राउंड कनेक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो ये था स्फेयर, ये स्फेयर था, यहां पर ये था कंडक्टिंग स्टैंड, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड या इंसुलेटिंग स्टैंड था। अब हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड कनेक्शन को रिमूव कर दिया है। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव बचा। पॉजिटिव क्या होगा, अभी तो इधर ज्यादा रहेगा, लेकिन अब बाकी जगहों पर भी पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा सरफेस पर। रॉड अभी भी है यहां पर, ध्यान ये रखना, नेगेटिव चार्ज रॉड अभी भी है, ये है ऐसा, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है, ये तो हो गया स्टेप नंबर 2, ये हो गया स्टेप नंबर 3। और अगर हम लोग इसे आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं अगला जो होगा स्टेप वो क्या था कि जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट थी उसे हटा दो। तो चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा इसके साथ, ये था हमारे पास कंडक्टिंग स्फेयर, ये था उसका इंसुलेटिंग स्टैंड, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। अब अगर रॉड को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर फैल जाएगा। अगर सरफेस यूनिफॉर्म होगी तो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। तो जैसी रॉड लेकर के आई गई उसका अपोजिट चार्ज बना है कंडक्टर के ऊपर। नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर के आई गई तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर हुआ। यहां पर सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे थे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया गया। पहला पॉइंट है कंडक्टिंग स्फेयर के सामने कोई रॉड लेकर के आई जाए, ठीक है, टच नहीं करवाना, ध्यान ये रखना है, नहीं तो कंडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेकर के आई गई तो क्या हुआ, उसके बिहाफ पर जो चार्ज थे वो पोलराइज हो गए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर हम लोगों ने क्या किया, दूसरा कि जो पोलराइजेशन हुआ उसके दूसरे वाले एंड को हम लोगों ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। यहां पर ध्यान ये रखेंगे, ग्राउंड या फिर इसको हम कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग, ग्राउंड या अर्थिंग एक तरह का कंडक्शन है, कंडक्शन है। कंडक्शन क्यों है, क्योंकि यहां पर जब हम ग्राउंड या फिर इसे हम अर्थ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो टूवर्ड्स कंडक्टर मूव करते हैं या अवे फ्रॉम द कंडक्टर मूव करते हैं टूवर्ड्स ग्राउंड की तरफ। तो ग्राउंड की तरफ मूव करें या ग्राउंड से मूव करते हैं कंडक्टर की तरफ, तो कंडक्टर की तरफ अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो यहां पर कंडक्शन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया। और ओवरऑल जो चारों पॉइंट्स थे, यहां पर ये पॉइंट कौन सा है, तो ये स्टेप नंबर 4 है। तो 4 पॉइंट में हम इंडक्शन के प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो ये थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। यहां पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में अगला जो होगा वो है चार्जिंग बाई फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, चार्जिंग बाय फील्ड एमिशन हो गया। अगला होता है चार्जिंग बाय थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन, अगला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पहला है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब यह है कि अगर किसी रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसी चार्ज के अराउंड वो फील्ड होता है जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है। तो ये कह सकते हैं कि फील्ड एमिशन का मीनिंग ये है कि जैसे कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसमें अगर कोई मेटल रॉड रखी जाती है तो मेटल रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो लूजली बाउंडेड होते हैं। तो क्या होगा, उनके ऊपर फोर्स लगाएगा वो फील्ड, और फोर्स इतना ज्यादा लगाएगा कि वहां से इलेक्ट्रॉनों को पुल कर लेगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस से जाएंगे तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी मेटल प्लेट में, और मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये तो होता है चार्जिंग बाय फील्ड एमिशन। चार्जिंग बाय थर्मल एमिशन का मतलब क्या है, किसी कंडक्टिंग
रॉड को या फिर किसी कंडक्टिंग प्लेट को गर्म करना शुरू कर दिया जाए, तो गर्म करेंगे तो सप्लाई करेंगे एनर्जी हम उसे, और एनर्जी सप्लाई करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, उससे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी प्लेट। उसके बाद में अगर बात किया जाए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो इन जनरल हम लोगों को आइडिया होता है कि अगर कोई मेटल सरफेस है, जो कि हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे, कि अगर कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस को सनलाइट में रखा जाता है, या फिर हम एक्स रेस के सामने रखते हैं, गामा रेस के सामने रखते हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट रेस के सामने रखते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी जो आकर के इंसिडेंट होती है सरफेस पर आकर एनर्जी इंसिडेंट होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी एक्सेप्ट करेंगे और सरफेस से एक्साइट हो जाते हैं, सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं, तो वहां पर भी मेटल रॉड क्या हो जाती है, सरफेस जो होती है मेटल सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती। तो तीन ये अलग अलग मेथड होते हैं। बेसिक जो मेन मेथड थे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन थे, उनके साथ तीन ये मेथड और याद रखेंगे। तो ये कंप्लीट था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हम इसे क्या करना चाहते हैं, एज ए फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखी थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर से एसोसिएटेड, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं या उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डेफिनेशन लिखी गई है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो ध्यान ये रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी मैटर से एसोसिएटेड वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है, या फिर अपने अराउंड एक ऐसा फील्ड बना सकती है जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल अगर चार्ज ऑब्जेक्ट आती है, अदर चार्ज ऑब्जेक्ट, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो हम जानते हैं किसी मैग्नेट के अराउंड का एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें कोई अदर अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो उस पर फोर्स लगता है। लेकिन हम यहां पर अभी बात करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कि चार्ज अगर मूव करता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो डेफिनेशन यहां पर यह क्लियर हुई कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मैटर से एसोसिएटेड, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं या उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग थी। अब अगर हम लोग आगे बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज में कि इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहां पर हम एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखते हैं। पहला क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं, मैग्नीट्यूड होगा। तो ध्यान ये रखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कैसा हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, जीरो होगा तो हम कहेंगे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अगला पॉइंट अगर डिस्कस किया जाए, इसकी डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन तो हम लोगों को पता है इन जनरल कि I इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, तो dq बाई dt लिखा जाता है। चार्ज को इन जनरल हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, आइडिया रहता है। तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से, या फिर हम इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू dq बाई dt लिखा जाता है। तो अगर हम यहां से q की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, तो dq बाई dt से निकल के आ रहा है I इंटू dt, तो dq की वैल्यू यहां से निकल के आएगी I इंटू dt, मतलब q की वैल्यू I इंटू t निकल के आ रही है इन जनरल। तो कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या होगी, डायमेंशन पहले देख लेते हैं। तो जो q की डायमेंशन बनने वाली है वो बराबर हो जाएगा I की डायमेंशन, तो वो होता है a। टाइम की डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T, तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी, at। तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया इसका at। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला हो गया, यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट में SI यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, SI यूनिट तो यहां से ही निकल के आ रही है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो SI यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर इंटू सेकेंड है, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कहा जाता है कूलम, कूलम कहा जाता है, और इसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, कूलम कहा जाता है। यहां पर SI यूनिट तो हो गई एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम, लेकिन इसकी CGS यूनिट जो लिखी जाती है वो क्या है, CGS यूनिट।
CGS यूनिट। CGS यूनिट इसकी लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है ESU। तो होता क्या है, तो 1 ESU। ESU को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 ESU इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। 1 ESU किसके बराबर होता है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान ये रखेंगे। ESU को हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, ध्यान ये रखेंगे। एक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। तो अगर देखा जाए 1 EMU बराबर किसके होता है, तो 10 कूलम के बराबर होता है, 10 कूलम के बराबर निकल के आता है, ध्यान ये रखेंगे। तो ये हो गया EMU, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो EMU हो गया। एक EMU बराबर होता है 10 कूलम के, 1 ESU होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम के। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी यूनिट के बारे में बात कर ली जाए, जैसे यहां पर 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम का मतलब 10 टू द पावर -3 कूलम। आगे बात किया जाए 1 माइक्रो कूलम, जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे, ये होता है 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। अब अगर आगे बात किया जाए तो ये हो गया मिली कूलम, ये माइक्रो कूलम हो गया। एक नैनो कूलम के बारे में बात करें तो 10 टू द पावर -9 कूलम के होता है। ये छोटी छोटी यूनिट है, याद रखेंगे। लेकिन एक और यूनिट है जो याद रखनी चाहिए हमें, वो है फैराडे। फैराडे क्या होता है, फैराडे सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की। तो अगर एक फैराडे के बारे में बात करें 96500 कूलम के बराबर होता है। यहां पर हमने फैराडे लिखा है, फैरड नहीं लिखा है। फैरड आगे पढ़ेंगे तो फैरड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे तो फैराडे लिखा जाता है, सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे। यहां पर छोटी छोटी यूनिट लिखी गई, जैसे ESU हो गया, जिसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। यहां पर SI यूनिट हो गई, एम्पियर सेकंड, या फिर हम कूलम कहते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बारे में बात की गई तो 10 कूलम के बराबर होता है। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। मिली कूलम, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम के बारे में बात की गई। यहां पर एक फैराडे 96500 कूलम के बराबर होता है। बेसिकली ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, आगे देखेंगे हम। तो ये कंप्लीट था इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि चार्जेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है? तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग ये होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज कब आता है, तो ये आता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, तो ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में बात भी की थी। अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात की जाए कि दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि अगर कोई हम सिस्टम कंसीडर करें या कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करें जिसमें अलग अलग जगह पर चार्ज प्रेजेंट है, हमें उस पर टोटल चार्ज लिखना हो, तो हम कहते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी या फिर सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस विच आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और अ सिस्टम, एंड व्हाइल टेकिंग द अलजेब्रिक सम साइन ऑफ चार्जेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और जब भी हम बात कर रहे होंगे किसी भी सिस्टम के बारे में जिसमें चार्जेस अलग अलग प्रेजेंट होंगे और उस पर टोटल चार्ज हमें लिखना होगा, तो उसके लिए हम यहां पर एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब इसमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, सबको जोड़ करके लिखना है हमें। तो जोड़ने के टाइम हमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा। तो अगर हम इसके ऊपर नेट चार्ज लिखना चाहते हैं क्यू की वैल्यू, तो क्या होगा, एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। +2 कूलम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या है, +7 कूलम, 7 कूलम लिख देंगे। फिर देखो क्या लिखा है,
-3 कूलम। देखो कैसे लिखा है, सब जगह पर प्लस लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन जिसकी जो पोलैरिटी है, जिसका जो साइन है, वो साइन हम अलग से कंसीडर कर रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे तो क्या है, -4 कूलम, फिर उसके बाद में क्या है, +9 कूलम। तो ये हम लोगों ने टोटल लिख दिया। इसी को कहा जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम या किसी ऑब्जेक्ट में अगर अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, अगर टोटल चार्ज लिखना हो सिस्टम या उस ऑब्जेक्ट का, तो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम टोटल चार्ज कैसे किया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ, निगेटिव के साथ ऐड किए जाते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, देखो 7 यहां पर है, यहां से 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 4 बनेगा 2, 6 बन जाएगा, 6 माइनस का 4 क्या होगा, तो 2 बचेगा, 2 9 बन जाएगा 11। तो 11 कूलम हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट था, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, और निगेटिव चार्ज कब आता है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। कैसे आता है वो बात हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में की थी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीनिंग ये होता है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी सिस्टम पर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी चार्जेस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे सबका अलजेब्रिक सम लिखा जाता है। और याद रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव को निगेटिव साइन के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करें। अगला पॉइंट है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा भी था जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अभी बात कर रहे थे, या फिर हम चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के बारे में जब बात कर रहे थे, तो वहां पर भी देखा था कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। अगर दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होते हैं तो उससे हम ये कह पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उन पर चार्ज होता है। देखा था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो इतना चार्ज उनके ऊपर पहले से रहता है। तो अगर चार्ज इतना प्रेजेंट होता है उनके ऊपर, वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो वहां पर चार्जिंग हो रही है। और यहां पर हम ये बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे दैट मींस चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यहां से कंक्लूजन निकालते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज होता है, उसको अगर अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है तो उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ध्यान ये रखेंगे कि जो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। अभी हम लोगों ने देखा था अर्थिंग जब की थी, प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर इज कंडक्शन। यहां पर क्या है, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट ली गई, कंसीडर की गई, एक दूसरी ऑब्जेक्ट ये कंसीडर की गई, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चार्ज है तो एक से दूसरे में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से ट्रांसफर नहीं होता। ये बात हम लोगों ने की थी। प्रोटॉन क्या होते हैं, एक रीजन दे सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास रखते हैं, भारी होते हैं। दूसरा रीजन ये दे सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल में होते हैं और जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियर फोर्स से टाइटली बाउंडेड होता है। ठीक है, दे सकते हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो चार्ज जो होता है ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, जबकि मास जो होता है वो एग्जिस्ट करता है विदाउट चार्ज। विदाउट चार्ज का मतलब क्या है, विदाउट चार्ज जब मास एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं वहां ऑब्जेक्ट कैसी होंगी, तो वो ऑब्जेक्ट होंगी न्यूट्रल। ठीक है, और जो चार्ज ऑब्जेक्ट होती हैं उनका मास होना क्यों है, क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास खुद का मास होता है, बहुत कम होता है लेकिन खुद का मास होता है, -31 kg इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। और अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वहां पर मास का भी ट्रांसफर होगा। तो मास के बिना हम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, लेकिन मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। वहां पर मैग्नीट्यूड जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का वो सेम रहेगा, तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल रहेंगी। तो इस पॉइंट का सिंपल ये मतलब है कि चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहता है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, कि अगर कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका अगर चार्ज हम देखें तो वो कंजर्व रहता है। तो यहां पर डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दिस कॉल्ड इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर किया है, ये पहले कोई सिस्टम था, इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है।
इस आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, ए बी सी डी 3 ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं +2 कूलम, +9 कूलम, -5 कूलम एंड +7 कूलम। क्या हुआ, इनके बीच में कोई इंटरैक्शन हुआ, इंटरैक्शन के बाद की सिचुएशन यहां पर है। तो इंटरैक्शन के बाद की सिचुएशन अगर यहां पर है तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से हम क्या लिख सकते हैं कि ओवरऑल जो पहले चार्ज था बाद के चार्ज के बराबर होगा। तो क्या होगा, यहां से अगर हम चार्ज निकालें तो अभी एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या होगा, तो ये कह सकते हैं 9 है, यहां पर -5 है, बचेगा कितना, तो बचेगा प्लस का 4, 4 टू बनेगा 6, 6 बन जाएगा 7 के साथ तो बन जाएगा 13, तो ये बनेगा 13 कूलम। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो यहां पर 2 है, ये कैसा लिखा है -5, तो बचेगा -3 यहां पर +6 बनेगा और ये बनेगा 6 और 7 बनाकर के 13 कूलम बनेगा और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इनिशियली चार्ज इतना था, बाद में चार्ज कितना हो उसको अगर हम ऐड करें, Q इज इक्वल टू बाद में तो +4 3 7 बनेगा, 7 8 बनेगा, तो 8 बन गया। इसके ऊपर चार्ज अगर मान लिया जाए कि Q1 चार्ज है इसके ऊपर, तो अगर Q1 चार्ज होगा तो 8 में यहां से Q1 को हम ऐड करेंगे तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होगा, तो इसको हम बराबर कर देंगे +13 कूलम के और यहां से अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो इधर 13 इधर 8 है तो Q1 बनेगा 13 - 8, तो यहां बन जाएगा तो प्लस का 5 कूलम, तो ये वैल्यू बनेगी प्लस का 5 कूलम, यहां से Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी Q1 की, यहां पर अगर हम ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 13 कूलम पहले था, बाद में भी 13 कूलम है, मतलब कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें चार्जेस के बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है तो उसकी वजह से जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओवरऑल चार्ज पहले जितना रहता जैसा पहले था, मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। इस पॉइंट का मीनिंग ये था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है चार्ज इज इनवेरियंस। क्या है कि चार्ज वेरिएंट नहीं होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि आइंस्टीन की जो स्पेशल रिलेटिविटी की थियरी थी वहां से पता चला था कि m जो होता है वो बराबर होता है m0 डिवाइडेड बाय √1 - v² डिवाइडेड बाय c²। ठीक है, ये है इक्वेशन। यहां पर जो m0 होता है सबको लिख लेते हैं कौन क्या है। m0 जो होता है इसे कहते हैं हम रेस्ट मास, रेस्ट मास इसे कहा जाता है, और जो ये m होता है इसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास होता है। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास हो गया। v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल चल रहा होगा, बॉडी चल रही होगी उसकी स्पीड है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान रखेंगे बात। तो अगर इस थियरी ऑफ रिलेटिविटी को यहां से हम समझें तो जैसे जैसे v चेंज होगा रिलेटिविस्टिक मास भी उस पार्टिकल का चेंज होता जाएगा। इसका मतलब है कि जो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, रिलेटिविस्टिक जो मास होता है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर। लेकिन ये जो इनवेरियंस होता है चार्ज इनवेरियंस का एक लॉजिक ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई एक पार्टिकल है वो एटम से मिलकर के बना होगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, पहले से कोई ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज्ड है और उसको मोशन कराया गया, उसको मोशन में लाया गया, तो जब हम उसको मोशन में लेकर के आएंगे और मान लेते वो चार्ज हो गई, तो इससे यह भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो एटम होता है वो तो न्यूट्रल होता है और मोशन में आकर के ऑब्जेक्ट से एटम चार्ज हो गए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। जो एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और हम ये फिर नहीं कह पाएंगे कि जो एटम होते हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो न्यूट्रल होते हैं। तो एक रीजन यहां से भी दे सकते हैं कि एटम कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होते, अगर उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर तो न्यूट्रल हैं। अगर उनको मोशन में लाया जाएगा तो भी उनके ऊपर ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रहेगा क्योंकि चार्ज इज कंजर्व्ड। तो यहां से ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर उसे मोशन में लेकर के आया जाता है तो उसके ऊपर जो चार्ज पहले से प्रेजेंट होगा उतना ही चार्ज रहेगा, चार्ज कम ज्यादा नहीं होगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से उनके ऊपर चार्ज कम ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं किसी भी एलिमेंट्री अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो चार्ज पहले से प्रेजेंट होगा वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट को यहां से समझा जाए, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को ऐसे समझते हैं, पहला यह है कि अगर चार्ज
एट रेस्ट, अगर रेस्ट पर चार्ज होगा, जो कि हम लोगों ने बताया था, डिस्क्राइब किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है यूनिट, चार्ज एट रेस्ट या चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अनएक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज है अनएक्सेलरेटेड है, मतलब उसका स्पीड जो है कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, तो कहेंगे कि वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक पॉइंट यहां पर और याद रख सकते हैं कि अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हुआ, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हुआ तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशन हो रहे होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और उनके परपेंडिकुलर यहां पर वेव प्रोपगेट करती है। ठीक है, तो चार्ज जो रेस्ट पर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज अगर अनएक्सेलरेटेड हुआ, चल रहा होगा, मोशन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अगर वो एक्सेलरेटेड हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, साथ में एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी भी एमिट करेगा। तो ये था पॉइंट। आगे अगर हम लोग बात करें, अगला पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है? तो द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल है कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या सबसे छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट करता है, नेचर में स्टेबल होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज एलिमेंट्री यूनिट, अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बहुत एलिमेंट्री यूनिट मान के चलें कि इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता, दैट इज क्वांटा ऑफ चार्ज, इसको हम क्वांटा ऑफ चार्ज लेकर चलेंगे, तो द चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल लिखा जाएगा। इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहां एक ऑब्जेक्ट कंसीडर की, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ये पहले क्या था? इनिशियली ये न्यूट्रल थी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया, इसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन इसे दिया, फिर इलेक्ट्रॉन दिया इसे, फिर इलेक्ट्रॉन दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन देते चले जाएंगे तो कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है, हो गई नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पर जो चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर यहां पर एक बॉडी कंसीडर की जाए, इसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकालते चले गए, तो इससे क्या हुई? ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट चार्ज हो रही, अब तक जो हम लोगों ने चार्जिंग के मेथड देखे उन सब में क्या हो रहा था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो एक कंप्लीट नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, आधे से आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो लिखा जाता है। यहां पर अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो इस पे ऊपर जो चार्ज लिखा जाता है वो लिखा जाता है प्लस माइनस Ne से। मतलब कि अगर इस पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे या
ज्यादा होंगे तो उसके बिहाफ पर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहां n जो होगा वो बिलोंग करेगा i को, इंटीजर वैल्यू होगी। ये प्लस माइनस क्यों? प्लस हम लगाएंगे जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, माइनस हम तब कंसीडर करेंगे जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब ऐसा कंसीडर करेंगे। ये क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब हम लगाएंगे पॉजिटिव साइन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब समझ में आया होगा कि जो ऑब्जेक्ट चार्ज हो रही है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा या डिफिशियंसी होगी, तो वो कंप्लीट नंबर में होगी। ऐसा नहीं होगा कि होल नंबर ना हो, तो कंप्लीट नंबर होगा। इंटीजर मल्टीपल लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक पॉइंट होता है जो कंसीडर किया जाता है कि इससे छोटा चार्ज जो होता है वो मॉडर्न फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं क्वार्क्स के बारे में, यहां लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अप क्वार्क्स, दूसरे होते हैं डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज लिखा जाता है +2e/3, और डाउन क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है -e/3 लिखा जाता है। ठीक है, अब इन चार्जों के बारे में अगर बात किया जाए, ये चार्ज जो यहां पर कंसीडर किए गए, ये चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी कम है। तो इनको हम लोगों ने एलिमेंट्री चार्ज क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि ये स्टेबल होते ही नहीं है। अगर इन जनरल बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है सबसे छोटा चार्ज होता है जो स्टेबल रहता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं रहते। अगर ये स्टेबल नहीं रहते तो इनको हम फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर क्वांटा ऑफ चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा अभी भी इनकी डिस्कवरी होने के बाद भी हम लोग कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को एज अ क्वांटा ऑफ चार्ज। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं हम लोग कि प्रोटॉन कितने क्वार्क्स से मिलकर के बना होता है, और एक ये हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो याद ये रखना है कि प्रोटॉन जो होता है दो अप क्वार्क से मिलकर के बना होता है, एक डाउन क्वार्क से मिलकर के बना होता है। अब अगर इसके ऊपर चार्ज निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 2e/3 4e/3 बन जाएगा, और यहां पर -e/3 तो -e/3 बनेगा। तो इसे लिख सकते हैं 3e/3, ये वैल्यू क्या बनेगी? 3e/3 बन जाएगी, और ये आएगा +e। इसीलिए हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। यहां पर अगर देखा जाए चार्ज क्या बनेगा तो +2e/3 और -e/3 -2e/3 बनेगा। ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर 0 आएगा। पूछा भी गया है एम्स में, ध्यान ये रखेंगे कि जो अप क्वार्क्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, +e/3 होता है, और डाउन क्वार्क्स जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है -e/3। क्वार्क जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी कम होता है, लेकिन इनको हम क्वांटा ऑफ चार्ज कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहते, और स्टेबल ना होने की वजह से क्वांटा ऑफ चार्ज अभी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो याद रखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू ट्रांसफर टू हैव ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम। तो +1 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब यह है कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ले जाए जा रहे हैं, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहां क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास? +1 कूलम, माइक्रोकूलम। +1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻6 कूलम। अभी हम लोगों ने बदलना सीखा था, देखा था कन्वर्जन। अब अगर हमें यहां से निकालना है तो हमने देखा Q = क्या होता है? Ne होता है। तो N की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती? Q / E। Q कितना है? 10⁻⁻6। सिंपल ऐसा लिख सकते हैं। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? 1 / 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कितना बनेगा? तो ऊपर जाएगा तो इसे लिख सकते हैं -13, ऐसा लिख सकते हैं। ये वैल्यू निकल के आती है 0 पॉइंट, और इसे लिखेंगे हम, ठीक है, तो 0 पॉइंट ये वैल्यू निकल के आएगी 625 इंटू 10⁻⁻13 ये बनेगा। अगर हम डिवाइड करेंगे 16 से करेंगे तो 6 जाएगा 96 टाइम्स में, उसके बाद आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर अगर इसे सॉल्व किया जाए तो 6.25 इंटू 10⁻⁻ कितना बन जाएगा? तो -12 बन जाएगा। ये 12 बनेगा, ये प्लस की वैल्यू बनेगी, ध्यान ये रखना।
ये वैल्यू प्लस की आएगी, यहां पर ये प्लस का बन जाएगा 13, यहां पर ये वैल्यू बनेगी प्लस 13, यहां पर बन जाएगा 10 टू द पावर 12। ध्यान ये रखेंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम ट्रांसफर करवा दें उस ऑब्जेक्ट से तो उसके ऊपर +1 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। इसका आंसर भी देखो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 है। खुद ही ट्राई कर सकते हैं, बाद में मैच करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी आफ्टर रिसीविंग 305 इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां पर n इज इक्वल टू क्या है, 305 है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने हैं, तो कह रहे हैं क्यों कितना होगा, तो क्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है n इंटू ई, तो यहां से लिख सकते हैं n की वैल्यू 305 है, इनटू में e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। तो क्यू कितना निकल के आएगा, यहां से देखेंगे 16 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 80, 0 लिख लेंगे हम इसे, और यहां पर ये 0 बनेगा तो ये 8 पूरा पूरा लिख देते हैं, यहां पर बन जाएगा 48, ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब पॉइंट लगाना एक डिजिट के बाद, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -19 बनेगा। इसे फर्दर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं 4.88 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर लेफ्ट साइड में गया है पॉइंट, पॉजिटिव पावर बढ़ेंगी तो ये बन जाएगा -17, 2 बनेगा, इतने कूलम चार्ज होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर है 4.88 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, कह रहे हैं 1 ग्राम कोई सॉलिड है, उसमें 5 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम्स पाए जा रहे हैं। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ 0.01% एटम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड। क्या है कि नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम। ठीक है, इनमें से कितने एटम है, तो वो एटम है 0.01%, इतना लिख सकते हैं। तो इतने एटम हैं जिनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इसको अगर हम ई से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं फाइंड द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड। तो निकाल लेते हैं इसे, ये क्या बन जाएगा, 0 यहां से हटाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, तो यहां पर देखो ये 2 0 हैं, इसका पॉइंट हटेगा, 2 0 और बढ़ेंगे, 2 0 बढ़ेंगे तो हम इसे कैंसिल करवा देते हैं, होंगे टोटल 4, तो ये बन जाएगा 17। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 17 इंटू यहां पर बन जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 5 इंटू, या इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर लिखेंगे -2, दैट मीन्स 0.08 कूलम, इतना चार्ज हो जाएगा। समझ में ना आया हो तो दोबारा से समझा देते हैं। उन्होंने कहा था 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, तो हमें उस ग्राम से कोई मतलब नहीं था, हमें देखना था कितने नंबर ऑफ एटम, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जितने होंगे वो तो न्यूट्रल होते हैं। फिर उन्होंने कहा एक एक इलेक्ट्रॉन हटाया गया, तो ये था नंबर एटम का, जिनसे एक एक इलेक्ट्रॉन हटाया गया, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाए गए, ई से मल्टीप्लाई कराया, चार्ज आ गया, चार्ज को कैलकुलेट कर लिया, आंसर मैच करवा लेते 0.08 कूलम। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने बात किया मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कूलॉम्स लॉ के बारे में बात की जाएगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे जो जेईई मेन और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से